हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। आज की वीडियो में जिस टॉपिक में हम घुस के फटेंगे वो है डर। शाहरुख खान वाली फिल्म नहीं, बल्कि डर, फियर, अनसर्टेनिटी, जो कुछ भी इसको कह सकते हैं। बिजनेस में और जिंदगी में डर का क्या एलिमेंट होता है, डर आपसे कौन से काम करवाता है और कौन से काम आपसे मिस करवा देता है, और डर के साथ एक्चुअली डील करने का साइंसी और फिलोसॉफिकल मेथड क्या है, इसी टॉपिक में आज घुस के पटेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भी, कैसा जा रहा है सब? ओके है। जो बिजनेस कंसल्टेशंस में आ रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है, जो वीडियोस देख रहे हैं उनका फीडबैक कैसा है, अपना फीडबैक दे के बताते रहा करें ताकि मैं आपको और आप मुझे टच करें। और आई हैव बीन टोल्ड दिस इनफ कि अली भाई हमें पता ही नहीं है कि आप क्या करते हैं, तो मैं उसके लिए बता दूं कि बिजनेस कंसल्टेशंस स्टेप 1 है, उससे हम मसला फाइंड आउट करेंगे और मसले को सॉल्व करने की फिर और सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। तो अगर किसी को बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए हो करियर वाइज, या बिजनेस में वो कहीं पे फंस गया है, समझ नहीं आ रही क्या करना है, तो यू कैन गेट अ कंसल्टेशन सेशन विद मी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं क्योंकि काफ़ी लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते। आज हम जिस टॉपिक में घुस के फटेंगे वो है डर का टॉपिक, और फियर, यानी कि फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको पता ना, फोमो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो डर के टॉपिक में आज देखेंगे कि उससे डील करने का फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक मेथड क्या है, उसको डिफाइन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो फियर यानी कि अनसर्टेनिटी। अब मैं वीडियो में आगे जब भी फियर बोलूंगा उसका मतलब डर या अनसर्टेनिटी होगी। तो हर फियर या अनसर्टेनिटी के पीछे कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जिसमें से पहला डिटर्मिनेंट है कंट्रोल। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल इंपोज करने की कोशिश करते हैं जो कि असल में आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो एक अनसर्टेनिटी बनाता है, एक इनसिक्योरिटी बनाता है, और आपसे ऐसे काम करवाता है जो कि आप करेजियस या नॉर्मल हालत में नहीं करेंगे। तो पहली चीज है कंट्रोल। अब कंट्रोल में होता क्या है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और बाज औकात हम अनकंट्रोलेबल चीजों को कंट्रोलेबल से मिक्स कर देते हैं एंड वाइस वर्सा। तो कैसे कैटेगराइज करना है कि ये कंट्रोलेबल है या नहीं है, वो आपको बताता हूं। हर सिचुएशन में जब भी आप डिसीजन नोड पे होते हैं, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, जहां पे इफ देन एल्स की सिचुएशन होती है कि या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, और आपको एक डिसीजन लेना होता है, वहां पे अनसर्टेनिटी आती है बिकॉज यू आर मिक्सिंग टू वेरिएबल्स। तो हर सिचुएशन में आप कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स को अलग कर लें। जब आप इन दोनों को अलग करके कैटेगराइज कर लेंगे तो फिर आपको यह समझ आएगी कि जो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हैं, हाँ मैं उनके ऊपर तो कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं, लेकिन अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स के ऊपर मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से आपका कोशेंट ऑफ अनसर्टेनिटी का जो न्यूमरेटर है वो घट जाएगा। और जब अनसर्टेनिटी किसी सिचुएशन से निकल जाएगी तो आपका उसका फियर खत्म हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं क्योंकि मुश्किल कॉन्सेप्ट है। मार्कस ऑरेलियस ने बैठ के ये कॉन्सेप्ट निकाला था, और मैं जब आपको समझाऊंगा तो जाहिर है पूरी किताब को समराइज करना है, तो मैं जल्दी से आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पे लेट सपोज 2 लोग हैं और दोनों इंसान जो हैं वो $1000 इनकम कर रहे हैं, और वो दोनों ही अपने उस $1000 की इनकम से किसी मकसद को पूरा करना चाहते हैं। अब लेट सपोज जो पर्सन ए है वो $1000 से अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उस इनकम को बढ़ाने के पीछे उसकी नीड है, कि उसकी जरूरियात है, और उन जरूरियात को पूरा करने के लिए वो ये $1000 कमाना चाहता है। ये है पर्सन ए। और पर्सन बी एक ऐसा इंसान है जिसको ये लगता है कि वो $1000 कमाएगा, $1000 कमाएगा तो उसकी ज़रूरियात पूरी होंगी, और ज़रूरियात पूरी होने से उसको अल्टीमेटली खुशी मिलेगी। तो इन दोनों इंसानों में कंपैरिजन ये है कि ये जो बंदा है ये अपनी कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आने वाला रिजल्ट जो उस इनकम से है, उसको मिटिगेट करके उसको राइट ऑफ कर रहा है। तो ये जिस मीन्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है वो मीन्स टू एन एंड्स हैं। इसका मतलब कि ये वाला बंदा कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है। इसका मतलब ये है कि ये रिजल्ट ड्रिवन बंदा है। इसको पर मंथ बिल देने के लिए, मेडिकल एक्सपेंस भरने के लिए, कोई और काम करने के लिए पैसों की जरूरत है, और उस पैसे को फुलफिल करने के लिए वो $1000 कमाना चाहता है पर्सन ए। तो क्योंकि वो मीन्स टू एन एंड्स तलाश कर रहा है, और क्योंकि ये एक कंट्रोलेबल वेरिएबल है कि मेरी ज़रूरत है, इसको मैंने पैसों से ख़त्म करना है, तो ये वाला इंसान फियर वाली सिचुएशन में नहीं आएगा जब भी इसको $1000 कमाने के पीछे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, एज कंपेयर टू जो ये वाला इंसान है, ये भी अपनी ज़रूरियात को ही पूरा करना चाहता है, बट इसके मीन्स टू एन एंड्स कॉन्सिक्वेंस कंट्रोलेबल है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स है, क्योंकि उसको ये लगता है, क्योंकि प्रीएम्प्टिवली वो ये सोचता है कि अगर ये $1000 आएगा तो जरूरत पूरी होगी, तो जरूरत पूरी होगी तो मुझे खुशी मिलेगी। तो अपने आप को खुशी देना, क्योंकि ये एक
प्री रेवेन्यू स्ट्रीम है, हमें तो नहीं पता कि जरूरत पूरी होने से हमें खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ, पास्ट में कभी कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जरूरत पूरी होने से खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी मीन्स टू एन एंड्स नहीं हो सकती, ये एक कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता। और इस कॉन्सिक्वेंस के ना रहते इस बंदे को $1000 कमाने के पीछे जो डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी वो हमेशा अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा। अब एक बंदा सर्टेन है कि इससे ये वाला काम हो जाएगा और ये वाला बंदा अनसर्टेन है, तो इस वाले बंदे ने कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के ऊपर अपना कंट्रोल किया, जितना वो कंट्रोल कर सकता था कि मेरी जरूरत है मैं पूरी करूंगा। अल्टीमेटली उससे कॉन्सिक्वेंस अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिले वो एक अलग चीज है, बट दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। तो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स के ऊपर ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है कि हाँ, अब जॉब की बारी आ गई कि मैंने ये जॉब लेनी है ताकि मेरी जरूरत पूरी हो। ये वाला बंदा ठीक है बिकॉज उसके खाते में ये डन बेसिस पे कॉन्सिक्वेंस डन है। लेकिन ये वाला बंदा क्योंकि तलाश खुशी करना निकला है तो मीन्स टू एन एंड्स नहीं है, इसलिए ये बंदा अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा। और जब तक ये बंदा अनसर्टेनिटी का शिकार रहेगा तो मुझे जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मैं करूं या ना करूं, मैं फलाना काम कर लूं, अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी हमेशा फियर को ड्राइव करती रहेगी। तो पहला फैक्टर जो अनसर्टेनिटी को ड्राइव करता है वो होता है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स को कैटेगराइज करना, और कैटेगराइज करने के बाद मीन्स टू एन एंड्स की तरह उसको इस्तेमाल करना। ये है मार्कस ऑरेलियस की बनाई गई थ्योरी जो कि मीन्स टू एन एंड्स के साथ डील करती है। सो कंट्रोल इज अनसर्टेनिटी का फैक्टर नंबर 1। अच्छा, ये जो डर या फियर की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये यूनिवर्सल है, और ये यूनिवर्सल इसलिए है क्योंकि हर डर के पीछे अनसर्टेनिटी है। जैसे अगर किसी को फियर ऑफ डार्कनेस है ना, तो उसको इटसेल्फ डार्कनेस से डर नहीं लगता, उसको अनसर्टेनिटी से डर लगता है कि डार्कनेस में जिन है कि नहीं है। सो अगर ये कंफर्म हो जाए, कोई उसको लाइट जला के दिखा दे कि यहाँ पे जिन नहीं है, तो उसका डर रिजॉल्व हो जाएगा। मौत का डर, बाकी सारे डर भी अनसर्टेनिटी को ड्राइव कर रहे होते हैं कि यार पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं है। अच्छा, जब मैं डर की बात करूं तो ये रियलिस्टिक किस्म का डर, फिलोसॉफिकल डर की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि अली भाई मैं बड़ा निडर हूं तो मैं 70 ਨੂੰ किक मारी थे तेल विछया सी रोड ते दरोगे वालों तो रेस मारी तो स्लिप होया तो मर गया है, तो हुण कहंदा मैं निडर नहीं है यार, इन्हूं डर नहीं लगता सी, हुण मर गया, हिलदा नहीं पिया। जाहिर है भाएं जदों गर्दन टूट गई तो की इन्हें उठना है। तो डर का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो जाएं, लेकिन डर ये है कि अनसर्टेनिटी के साथ डील किस तरह करना है। जो दूसरा फैक्टर मुझे आपको बताना है वो एरिस्टोटेलियन लॉजिक से ड्राइव होता है, और वो जर्मन फिलोसफर जो है वो क्या नाम है उसका, हाइजेक करके जो भी उसका नाम है, उसने इसको सबसे ज़्यादा हवा दी है। और इसकी लाइव एग्जाम्पल देखें, मैं तो एक आम इंसान हूँ आप ही की तरह का, तो बहुत ज़्यादा किताबें दूसरी ज़ुबानों की मुझे समझ नहीं आती, ना ही मैं कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सका हूँ, तो मैंने फिल्मों से सीखा है जो कुछ सीखा है। और इसका कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो आपने मूवी देखा था डार्क नाइट राइजेस के अंदर। तो जब देशी बसारा वाला अगर आपको सीन याद हो, तो उसमें क्या था कि क्रिश्चियन बेल जो है, ब्रूस वेन, वो कुएं में था और रस्सी बांध के छलांग मार रहा था, और जब जब रस्सी बांध के छलांग मारता था वो कुएं को पार नहीं कर पाता था जहां उसको उसने भेजा था, बेन ने भेजा था। तो उसमें वो जो अंधा था उसने कहा था कि रस्सी उतार के जब तुम जंप लगाओगे तभी पार कर पाओगे। रास अल गुल के बच्चे ने भी यही किया था, और जब उसने रस्सी उतार के जंप की तो वो पहुंच गया। इसकी वजह ये थी जो इस लॉजिक में आती है, ये हाइजेक या एरिस्टोटेलियन लॉजिक से निकलती है, और वो ये है कि फियर ऑफ डेथ is the biggest motivator that has shaped the existence of life। इस बात को समझे। जब तक उस क्रिश्चियन बेल को ये लग रहा था कि ये रस्सी मुझे बचा लेगी, तब तक उसकी बॉडी में से वो ऊर्जा ही नहीं निकल रही थी जो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करवाए। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से जंप करूंगा लेकिन फिर भी मैं बच जाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे कि मेरा सेफ्टी नेट है, मेरे साथ रस्सी बंधी हुई है, तो आपका माइंडसेट और आपकी बॉडी वो एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं करती जिससे जंप हो सके। इसका मतलब क्या हुआ कि फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ फेलियर या फियर ऑफ फॉलिंग एक बहरहाल मोटिवेटर है, और अनसर्टेनिटीज के साथ डील करने के लिए ये भी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक आपके अंदर से वो बोल्ड डिसीजन मेकिंग निकालेगा ही नहीं जो आपको जंप करवाए। तो फियर ऑफ डेथ, वो थ्योरी कहती है कि जो फियर ऑफ डेथ है उसने ह्यूमन लाइफ को शेप किया है जैसे वो आज है। सो अगर किसी इंसान ने तरक्की की है तो इसलिए तरक्की की है क्योंकि उसको फेलियर से डर लगता था। अगर इंसान ने तरक्की की है तो उसको प्रोबेबली ये डर लगता था कि यार अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे कैसे, दूसरी जगहों को एक्सप्लोर कैसे करेंगे। या किसी ने अगर फॉर एग्जांपल व्हील इन्वेंट हुआ है, या पिरामिड्स बने हैं दुनिया में, या इंडस्ट्रियल एज आई है, या रोल्स रॉयस बनी है, या एलोन मस्क ने स्पेसएक्स बनाया है, तो इसका मतलब कि बहरहाल इसके एंड पे कोई ना कोई फियर था कि यार अगर ये ना हुआ
तो फिर क्या होगा, वो दुनिया के लिए फिक्र थी या अपनी गुर्बत से फिक्र थी, जो भी थी, फियर हैज़ बीन अ मोटिवेटर। तो सेकंड लेसन मैं आपको फियर से एसोसिएटेड देना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप फट्टू किस्म के इंसान हैं, देखिए फट्टू कहना ना आमतौर पे जब डेफिनेशन में यूज़ होता है तो बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ यूज़ होता है कि यार तू तो फारे गए, तू तो डिसीजन मेकिंग ही नहीं करता यार, तू डरना है। डर भी 100% नेगेटिव इमोशन नहीं है, क्योंकि डर आपको मोटिवेट करता है। डर आपको, यानी कि अगर आपको पता है कि पीछे बहुकुत्ता लगा हुआ है तो आप भागते इतनी तेज़ हैं, तो वो भागने के लिए भी कभी कभी ज़रूरी होता है। रन फॉरेस्ट रन वाली बात कर रहा हूँ। तो डर को अगर आप अपने, ये इस तरह की चीज़ है कि ये बिस्ती और ठंड की तरह है कि जितना किसी चीज़ से डरोगे उससे और डर लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्कूल में हमारे एक लड़का होता था, ज़ाहिर स्कूल में होते थे तो बुली करते भी थे, होते भी थे। तो एक वो उसका कद ज़रा छोटा था, उसको सारे कोडू खां कहते थे, कोडू खां कोडू खां। तो उसको एक दफ़ा कोडू खां का, तो कोडू खां कहने की वजह से ना वो, अब जब एक्सपेक्ट हम करने लगे कि हम क्लास में जाएंगे ना, तो वो पहले से घबराया होगा इस बात से कि यार ये मुझे कोडू खां कहेंगे। तो यूं ही हमें ये रजिस्टर हो गया ना कि ये बंदा हमारे कोडू खां कहने से डरेगा। तो जैसे ही कोई गर्ल्स वाला मामला हुआ कि लड़कियां सामने से गुजर रही हैं, तो अब वो डर रहा है, उसकी फट गई है, वो अली भाई करने पे आ गया कि ये मुझे इनके सामने कोडू खां कह देंगे। अगर वो पहले दिन ही कह देना कि हाँ मैं हैगा कोडू खां, जो करना है कर लो, तो उस डर के साथ हम कभी खेल ना पाते। लेकिन डर वो ऐसी चीज़ थी कि हमें क्योंकि रजिस्टर हो गया। तो अगर आप सिचुएशन से, डिसीजन मेकिंग से, बिजनेस में अगर आपने किसी बंदे से, अपने को फाउंडर से 1-to-1 बात करनी है और आपको डर है कि यार ये कहीं अपने अपवर्क की इनकम अंदर से निकाल ना ले, तो अगर आपने ये शो कर दिया कि आप डर गए हैं, तो अगर आपने ये शो कर दिया तो ये सिचुएशन आपको और डराएगी। डर ओवर टाइम कैंसर की तरह बढ़ जाता है और डर बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर हावी होने लग जाता है। तो सेकंड लेसन ये है कि आप ये फैसला कर लें इस कंट्रोल की एक्सरसाइज के बाद कि आपने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने देना है, या उसको एज अ मोटिवेशन बना के, उसको एज अ डेथ स्ट्रोक बना के, यार मैंने दोबारा यहां नहीं जाना, इसको मोटिवेशन बना के इस तरह यूज करना है कि वो आपके लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। तो वही इमोशंस होते हैं। इवन कि एरिस्टोटल ने ये भी कहा है, बड़ी मजेदार बात है, और ये आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर लिंक करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डार्कनेस, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। लेकिन एरिस्टोटल ने फियर को और करेज को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि करेज वो नहीं है कि यहां पे एब्सेंस ऑफ फियर है, बल्कि उसने कहा है कि अगर फियर एग्जिस्ट ना करता हो दुनिया में, तो राइट माइंड में जो इंसान डिसीजन मेकिंग करेगा वो करेजियस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल इंसान नॉर्मल हालत में जो हरकत करेगा वो करेजियस हालत होगी, और अगर वो अंडर इन्फ्लुएंस होगा तो फियर सम हरकत करेगा, यानी एक स्टेप बैक आएगा। तो बैक फुट पे जाना फियर है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने उसको अपने ऊपर हावी होने देना है या उसको एज अ मोटिवेटर बना के, इस बात से घबरा के। सो अगर कंपनी की बात कर लेते हैं, अगर आप किसी बंदे से डर रहे हैं, अपने को फाउंडर से डर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या अपने बॉस से डर रहे हैं कि अगर मैं सैलरी रेज की बात करूंगा तो ये मुझे निकाल देगा, तो अगर ये वाली बात आपके बॉस को पता लग गई तो फिर वो आप कभी बात नहीं करेंगे, और ओवर टाइम वो आप पे काम का बर्डन भी बढ़ाता रहेगा, और आप कभी उस डर के साइकिल से निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नीचे डार्कर पिट में जाते रहेंगे। तो वो जो आपने जंप लेनी है वो आपको उसी डर को ओवरकम करके करनी है, और उसमें लॉन्ग टर्म फियर होगा कि यार अगर मैं इसी डेड एंड जॉब में स्टिक रह गया या इसी को फाउंडर के साथ फंसा रह गया तो लॉन्ग टर्म में मैं एक अनसक्सेसफुल इंसान रह जाऊंगा। तो लॉन्ग टर्म आउटकम क्योंकि आप वे इन कर रहे हैं, क्योंकि आप उस मौत से डरते हैं, इसलिए आप उस फियर को ओवरकम करेंगे। तो ये तरीका था अपने फियर को ओवरकम करके उसको वीकनेस से स्ट्रेंथ बनाने का। अब ये तो मैंने आपको डिकोड कर दिया कि फियर जो है वो अनसर्टेनिटी की वजह से होता है, और अनसर्टेनिटी अगर आप अपने ऊपर ग्रो करने देते हैं तो वो कैसी कैंसरस सिचुएशन में डेवलप हो जाता है। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको एक्शनेबल एडवाइस देने वाला हूं वो है लीप ऑफ फेथ। अगर किसी ने असैसिन्स क्रीड खेली है तो उसमें जब अल्तायर जो है वो ऊपर टावर पे जाता है तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, उसका नाम होता है लीप ऑफ फेथ। मैंने बताया ना, मैंने वीडियो गेम और सिनेमा से ये चीज़ें सीखी हैं। मैं एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरे पास ये वसाइल नहीं थे कि मैं यूनिवर्सिटी में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाऊँ, पढ़ाई करूँ, या बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटीज़ में बैठूँ। नॉर्मल इंसान हूँ मैं आप ही की तरह। तो मैंने तो फिल्मों और गेमों से चीज़ें सीखी हैं, गेमें, PSP। तो उसमें एक चीज़ होती थी लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ क्या होता है कि आप टावर के ऊपर खड़े हुए हो और आपने नीचे जंप लगानी है, और ये बिलीव करना है कि नीचे हे स्टैक है जो आपको बचा लेगा, भूसे का ढेर है जिसमें आप गिरोगे और अपने आप को बचा लोगे। अब पहले दो फैक्टर्स को कंबाइन करें और ये देखें कि जिंदगी में आप कहां पे खड़े हो के लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे, यानी कि वो छलांग जो क्रिश्चियन बेल ने यहां से यहां लगाई कि
हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, हाँ मुझे बिलीफ है, हाँ मैं ये कर सकता हूं। आप अपने आप को वैल्यूएट करें कि आप लीप ऑफ फेथ वाली सिचुएशन में खड़े हैं कि नहीं हैं। मेरे पास अक्सर बिजनेस कंसल्टेशन में लोग आते हैं और उनको प्रॉब्लम का पता होता है लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते। उसकी वजह ये होती है कि वो एग्जीक्यूशन से डरते हैं। मेरी कंपनी का विजन का एक पार्ट है चेंजिंग विजन इनटू एग्जीक्यूशन। वो इसीलिए है कि कभी कभी मैं उनको हमेशा ये जवाब देता हूं जो मुझसे सवाल करते हैं। मैं कहता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो पार्ट होते हैं। पहला है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, दूसरा है उसको मिटिगेट करना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में 90% ऑफ द टाइम स्पेंड करना चाहिए कि यार मसला है कहां पे। लेकिन जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद 10% टाइम के अंदर फॉरन प्रॉब्लम को मिटिगेट कर देना चाहिए। मैंने माई सेल्फ बिजनेस अपनी जर्नी के अंदर बहुत सारी गलतियां की हैं और हर किसी का जवाब जब मैंने बाद में, क्योंकि क्या है एंटरप्रेन्योर, कभी मैंने आपको क्या बताया, एंटरप्रेन्योर कभी फेल नहीं होता, फेल कंपनी होती है, एंटरप्रेन्योर हमेशा सीख के निकलता है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो गलतियां मैंने खुद की हैं उसमें हमेशा कॉमन फैक्टर यह है कि मैंने डिसीजन मेकिंग में डिले किया है, मैंने सिचुएशन को ईजी लिया है और उसकी वजह से मुझे नुकसान उठाना पड़ा है। तो सिमिलरली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में मैक्सिमम टाइम लगाएं, लेकिन जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उस टावर के ऊपर खड़े हों तो लीप ऑफ फेथ लेने में 1 मिनट की भी देर ना करें और लेट द फेट, लेट द नेचर, लेट योर टैलेंट बी टेकिंग केयर ऑफ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। जो अनसर्टेनिटी में रहना है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी किक है। मैं तो पर्सनली यही करता हूं। अच्छा, लेकिन इसमें यह है कि वो जो लीप ऑफ फेथ वाली जगह पे आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हुए, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसका जवाब कोई टेक्स्ट बुक लेसन नहीं है कि यार लीप ऑफ फेथ बस ले लेनी चाहिए। अली भाई ने कहा था बिलीव करो, आज जाके मेरा रिजाइन दिया, बाद जो बेरोजगार हो गया तो मर गया। ये नहीं हो सकता। सो इसमें क्या है कि अपनी सिचुएशन को वैल्यूएट करें कि क्या आप रिस्क लेने के, लीप ऑफ फेथ लेने के पोजीशन में हैं। ये ना हो कि आपका चूल्हा आपकी इनकम से चलता है, आपकी बहन व्याने वाली है, आपके पास एक 70 है जिसका एक टापे का लॉक टूटा हुआ है, वहां पे आपने कपड़ा घुसेड़ा हुआ है, और जो दूसरा टापा है वो भी जेनवन होंडा का नहीं है और उस पर क्रैक है क्योंकि बाबा साइकिल उसके ऊपर गिरी थी और उस टापे में सुराख हो गया और फटफटी सलेंसर आपकी किक स्लिप हुई हुई है और आपके स्पार्क प्लग के अंदर हर बारिश पे पानी जाता है, लेकिन उसका पेट्रोल पूरा करने के आपके पास पैसे नहीं है और आप ये कहेंगे यार मैं जॉब क्विट कर रहा हूं और अब मैं कोई बिजनेस करूंगा। नहीं, आपको अपने आप को परफेक्टली इवैल्यूएट करना है कि आप रिस्क टेकिंग पोजीशन में हैं या नहीं। अगर आपकी इनकम से आपका चूल्हा जलता है, अगर आपके माँ बाप की दवाई उस पर डिपेंडेंट है, अगर आपकी बहन व्याने वाली है, अगर आपकी लव मैरिज फंसी हुई है बड़ी ज़ोरों से और इनकम की शदीद ज़रूरत है और आप लीप ऑफ फेथ लेने चल पड़े हैं, तो आप स्लिप होंगे और टोकनों वाली माई के घर में चले जाएंगे। और स्लिप हमेशा किसी चीज को होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही स्लिप हो गए तो आपका जोड़ निकल जाएगा। दूसरी चीजों को स्लिप होना चाहिए और स्लिपरी व्हेन वेट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अपनी आप को वैल्यूएट करें कि आप रिस्क टेकिंग पोजीशन में हैं। क्या आपके पास पीछे इतना मालो मता पड़ा हुआ है कि हाँ यार आप रिस्क ले सकते हैं, आप लीप ऑफ फेथ दे सकते हैं, उस फियर से ओवरकम करके वो जंप लगा सकते हैं। कोई रोडीज या कोई फियर फैक्टर का ऑडिशन नहीं है कि जनाब तेल वाली रोड के ऊपर मैंने बाइक भगाई तो मैं जीत गया। नहीं, दिस इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ रिक्वायर्स यू टू इवैल्यूएट योरसेल्फ वेदर यू आर इन दैट पोजीशन और नॉट। इफ यू आर इन दैट पोजीशन, हाँ पीछे करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, रिस्क ले सकते हैं, तो फिर लीप ऑफ फेथ लें, फिर डरे नहीं। सो जब आपको एक्चुअली आप उस पोजीशन में हैं कि आप बहादुरी दिखा सकते हैं तो फिर डरे ना, और अगर उस सिचुएशन में नहीं है तो फिर अपने आप को लेटेंट करेजियस इंसान बना लें और मौके पे फियर को यूज करें, क्योंकि वो फियर भी आपका चूल्हा चला रहा है। सो चूल्हा चलाने के रिस्क पे एक्ट करते हुए मेरे कहने पे लीप ऑफ फेथ ना ले लें और बाद में गरीब मर जाएं, ये मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। बट फियर से डील करने का तरीका ये है कि अगर तो सिचुएशन बनती है तो फिर डिसीजन लें, और अगर नहीं बनती तो वेट करें, लीप बैक फुट पे आए, देखें, जैसे ही वो सिचुएशन बने तब लीप ऑफ फेथ ले लीजिएगा। बट मेक द डिसीजन एंड फाइट ऑफ दिस अनसर्टेनिटी। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं डिकोड कर रहा था कि फियर के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, फियर आपसे कौन से काम करवा सकता है, फियर को एज अ वीकनेस नहीं एज अ स्ट्रेंथ किस तरह यूज करना है, और स्ट्रेंथ यूज करने के बाद इस बात को वैल्यूएट कैसे करना है कि आप लीप ऑफ फेथ की जगह पे खड़े हैं कि नहीं खड़े हुए, और अगर आप खड़े हुए हैं तो डिसीजन मेकिंग में कितनी जल्दी करनी है। आई होप कि आप बिजनेस में, लेन देन में, मामलात में, पर्सनल रिलेशनशिप में, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, घर के मामलात में कहीं भी अब किसी सिचुएशन से डरेंगे नहीं, क्योंकि
जो डर गया वो मर गया। आप कोडू खां ना बने, जो कोडू खां उसको पता लग गया था, वो अली भाई करता था, शायद ये वीडियो भी देखे कभी, उसको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन कोडू खां बनने की आपको जरूरत नहीं है। आप जिंदगी में डर के कोई काम नहीं हो सकता, डर के सिर्फ गुलामी हो सकती है। तो डर के कोई काम नहीं करना। हाँ, कभी कभी स्ट्रेटेजिकली आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है, जैसे घोड़े की पिछली 2.5 चाल लेनी पड़ती है, कभी कभी लेनी पड़ती है, बट इट हैज़ टू बी स्ट्रेटेजिक, इट हैज़ टू बी वेल थॉट ऑफ एंड इट हैज़ टू बी प्रिसाइज। हैज़र्ड नहीं होना चाहिए, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने आपको मार्कस ऑरेलियस और वो एरिस्टोटेलियन लॉजिक समझाई है वो आपको समझ में आ गई हो। मोटी किताबें पढ़ के आपके साथ ये वीडियो शेयर करता हूँ। आई होप इट वॉज वैल्यूएबल फॉर यू। इन वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है या नहीं, आप कॉमेंट पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे जरूर बताएं। अगर किसी को बिजनेस कंसल्टेशन चाहिए, करियर गाइडेंस चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहां पे आप मेरी टीम से बुकिंग कर सकते हैं। हम 1 वीक इन एडवांस बुकिंग करते हैं। मौके पे आके ना कहा करें कि कल चाहिए, परसों चाहिए, फिर हमें रिफ्यूज करना पड़ता है। तो 1 वीक इन एडवांस बुकिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको भी लीप ऑफ फेथ लेने में कोई तकलीफ है तो आई एम देयर फॉर यू। और अपना फीडबैक देकर जरूर बताएं ताकि हम वीडियोस को बेहतर कर सकें। ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। कट।